कहानियाँ हिंदी। वो उत्तरी आंध्र की सीमा पर स्थित मंचुकोंडा नाम का एक दूर दराज का गांव था। वहाँ सर्दियाँ आती थीं तो हड्डियाँ कंपा देने वाली ठंड पड़ती थी। लेकिन उस गांव में एक अजीबोगरीब रस्म थी। पुष्य मास शुरू होने से लेकर महाशिवरात्रि तक गांव का हर व्यक्ति रात को घर के अंदर नहीं सोता था। सबको घर के बाहर चबूतरे पर या खुले आंगन में ही सोना पड़ता था। घरों के दरवाजे बंद रहते थे, लेकिन लोग बाहर ही रहते थे। ये उनके पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा थी। समय रात के 10 बजे पूरे गांव में घना कोहरा छाया हुआ है। नरसैया अपने घर के चबूतरे पर पुराना कंबल ओढ़े थर थर कांप रहा है। बगल में गंगव्वा चटाई बिछाकर लेटी है। उफ उफ गंगव्वा, क्या ठंड है ये। इस साल तो ठंड ने जैसे राक्षसी रूप ले लिया है। मेरी हड्डियां खड़िया की तरह टूटती हुई महसूस हो रही है। शांत हो जाइए नरसैया जी, हर साल यही कहते हैं आप। सर्दी का मौसम है तो सर्दी ही होगी ना, चुपचाप सो जाइए। सो जाऊं? इस ठंड में आग कैसे लगेगी? वैसे ही हम मंचुकुंडा में रहते हैं। ऊपर आसमान, नीचे चटाई, बीच में ये फटा हुआ कंबल। अंदर घर में बढ़िया खाट है, ऊपर छत है। आराम से अंदर न सोकर ये क्या पागलपन वाली रस्म है हमारी? गंगव्वा उठकर बैठते हुए, देखो नरसैया, जुबान मत फिसलाओ। ये पागलपन नहीं है, ये हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही परंपरा है। पूस के महीने में दूसरों का कष्ट पता चलना चाहिए, ऐसा गांव के बड़ों ने कहा है। इसे तोड़ा तो गांव पर मुसीबत आएगी। मुसीबत का तो भगवान जाने। उस पड़ोस वाले गांव में देखो, सब अपने घरों में अंगीठी जलाकर मजे से सो रहे हैं। हमारे गांव वालों के ही कर्म फूटे हैं। सुख की आदत लग जाए तो इंसान को कष्ट की कीमत पता नहीं चलती। इस ठंड में गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, वे कितना तड़पते होंगे, ये हमें पता चले, इसीलिए ये नियम है। तुम्हें क्या? तुम्हें तो चर्बी ज्यादा है, ठंड नहीं लगती। मेरे जैसे दुबले पतले आदमी को पता चलता है दर्द। कल सुबह ही मैं पंचायत में पूछूंगा, कह दूंगा कि ये रस्म अब बहुत हो गई। हाँ ठीक है, उस गांव के मुखिया रामैया जी तुम्हारी पीठ पर डंडे बरसाएंगे। परसों ही उस सांबैया ने भी अंदर सोने की बात कही थी, तो उसे गांव से निकाल देने की धमकी दी थी। इज्जत इज्जत, इस इज्जत के लिए जान देनी पड़ेगी। ठीक है, जरा वो अंगीठी इधर खिसकाओ, हाथ सेंक लेता हूँ। नरसैया और गंगव्वा की बातें सुनकर बगल के चबूतरे पर सोए हुए वीरैया और गौरम्मा उठकर बैठ गए। क्या नरसैया भैया, नींद नहीं आ रही क्या? हमारा भी वही हाल है। ये हवा देखो कैसे चल रही है, जैसे चाकू से काट रही हो। देखा वीरैया भैया, मेरा दर्द कम से कम तुम्हें तो समझ आया। इन औरतों को समझ नहीं आता, आखिर ये रस्म क्यों शुरू हुई? क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए भैया? कहते हैं एक बार हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तब हमारे पूर्वजों ने घर बार छोड़कर जंगलों में पेड़ों के नीचे दिन बिताए थे। उस कष्ट को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी। ओहो गौरम्मा जी, आप भी गंगव्वा की ही तरफ हैं। कहानियां तो अच्छी हैं, लेकिन निभाना मुश्किल है। सच है नरसैया, लेकिन एक बात सोचो, हम सबके ऐसे बाहर सोने की वजह से गांव में चोरियां कम हो गईं। पता है कौन चोर आएगा? पूरा गांव तो जागता ही रहता है ना। परसों बाघ गांव की सीमा तक आया था, लेकिन आग देखकर भाग गया। अगर सब दरवाजे बंद करके सोते तो वह पशुओं को उठा ले जाता। ठीक है भाई, ठीक है, कोई ना कोई कारण तो ढूंढ ही लोगे। लेकिन मेरी चिंता यह है कि कल शहर से मेरा साला सोमलिंगम आ रहा है। वो तो साक्षात जमींदार जैसा है। वो आकर इस ठंड में बाहर सोने को मानेगा क्या? मेरी इज्जत का क्या होगा? सोमलिंगम जी, वे तो बहुत नाजुक आदमी है ना, बेचारे, वे कैसे सहेंगे? रस्म मतलब रस्म है। जमींदार हो या मजदूर, न्याय सबके लिए एक है। सोमलिंगम जी के लिए भी कंबल तैयार रखो नरसैया। वो मुझे गालियां देगा, तेरा बेकार गांव, बेकार रस्म कहकर मुंह पर ही बोलेगा। कल तो युद्ध ही होगा। अगले दिन शाम को सोमलिंगम शहर से बैलगाड़ी में उतरा। ठाट बाट से सूट बूट पहने, हाथ में चमड़े का थैला लेकर आया। नरसैया और गंगव्वा ने आदर से स्वागत किया। क्या जीजा जी, कैसे हो? दीदी कैसी हो? बाप रे, सफर में बहुत ठंड लगी। जल्दी से गर्म पानी रखो दीदी, नहाकर अंदर रजाई में सोना है। अच्छे हैं साले साहब, पानी तो रखेगी, लेकिन क्या जीजा जी?
भैया, तुझे एक बात बतानी है। हमारे गांव में एक रस्म है। इस महीने भर कोई भी रात को घर के अंदर नहीं सो सकता। क्या? घर के अंदर नहीं सोना? तो कहाँ सोना है? पेड़ों पर? नहीं साले साहब, खुले में चबूतरों पर सोना है। ये लो ये कंबल ओढ़कर। सोमलिंगम हंसी रोककर गंभीर होकर, मजाक मत करो जीजाजी, मैं शहर से आया हूँ, थक गया हूँ। इस जमा देने वाली ठंड में बाहर सोना क्या है? पागलपन नहीं तो और क्या? गलत भैया, वो गांव का नियम है। कोई भी हो, मानना ही पड़ेगा, वरना गांव के बड़े लोग झगड़ा करेंगे। तुम्हारे गांव के बड़े लोग झगड़ा करें तो मुझे क्या? ये मेरा घर है, मैं अंदर ही सोऊंगा। दरवाजे बंद करके रजाई ओढ़कर आराम से सोऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। साले साहब सुनो, सब बाहर ही रहेंगे। तुम अकेले अंदर रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाजुक ढंग से पला हूँ जीजाजी, ये देहाती काम मेरे बस के नहीं। दीदी तू खाना बना, मैं अंदर पलंग पर कमर सीधी करता हूँ। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, वो नहीं सुनेगा। अब गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पता नहीं जी, जो होना था वो हुआ। उसे जैसा ठीक लगे रहने दो। कल सुबह पंचायत बैठी तो तब देख लेंगे। रात हो गई। नरसैया, गंगव्वा, पड़ोसी वीरैया, गौरम्मा सब चबूतरों पर सो गए। सोमलिंगम ने घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे कसकर बंद कर लिए और नरम बिस्तर पर सो गया। बाहर लोग कानाफूसी कर रहे थे। नरसैया भैया, क्या तुम्हारा साला अंदर सो गया है? हमारे गांव की रस्म को मिट्टी में मिला दिया। क्या करो वीरैया, उसने नहीं सुना। तुम्हारा पागल गांव कहकर गाली दी। गलत कर रहे हैं नरसैया भैया, सबके साथ चलना चाहिए। ऐसे धारा के विपरीत तैरेंगे तो मुश्किलें आएंगी। जाने दे गौरम्मा, वो नया है ना, पता नहीं है, कल वो खुद समझ जाएगा। समय आधी रात पार कर गया। ठंड और बढ़ गई। बाहर वाले लोग अलाव जलाकर बैठे थे। सोमलिंगम अंदर गर्माहट में सो रहा था। इतने में एक अजीब आवाज सुनाई दी। दूर से एक चीख, बचाओ बचाओ करके। बाहर बैठे सभी लोग चौंक गए। क्या है वो चीख? गांव की सीमा की तरफ से आ रही है। हाँ, कोई मुसीबत है, चलो देखते हैं। चबूतरों पर मौजूद सभी मर्द लाठियां और मशाले पकड़कर आवाज की दिशा में दौड़े। गंगव्वा और गौरम्मा भी पीछे पीछे गईं। सोमलिंगम गहरी नींद में था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। वो ठंड से कांप रहा था। पैर फिसलकर मेड़ पर गिर गया था। उसका पैर टूटकर खून बह रहा था। अरे बाबा, कौन हो तुम? क्या हुआ? बेटा, मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। रास्ते में चक्कर आकर गिर गया, पैर हिल नहीं रहा, ठंड मार रही है, बचाओ। तुरंत बाबा को उठाओ, इस ठंड में ऐसे ही रहे तो जान चली जाएगी। सबने मिलकर उस बूढ़े को उठाया और अलाव के पास लाए। गंगव्वा दौड़कर गई और गर्म पानी लाई। गौरम्मा ने पुराना कपड़ा लाकर पट्टी बांधी। बाबा, अब कैसा लग रहा है? बूढ़ा आदमी गर्मी पाकर थोड़ा संभल कर, तुम लोग देवता हो बेटा। मैंने चीख मारी कि तुरंत आ गए। वही अगर कोई और गांव होता तो सब घरों में दरवाजे बंद करके सो रहे होते। मेरी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। तुम लोगों ने ही मेरी जान बचाई। देखा, हमारे बाहर सोने की वजह से कितना अच्छा हुआ। हम अंदर होते तो इस बाबा का क्या होता। सच है गंगवा, मैं इतने दिन इस रस्म को कोसता रहा, लेकिन इसकी वजह से एक जान बची। हमारे बड़ों ने यूं ही नहीं बनाया ये नियम। ये सारा शोर सुनकर सोमलिंगम ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आया। आंखें मलते हुए भीड़ के पास आया। क्या जीजाजी, क्या है ये आधी रात की हलचल? सोने नहीं दोगे क्या? सोए थे ना साले साहब, मजे से गर्माहट में सोए थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ देखो। सोमलिंगम ने उस बूढ़े आदमी को और उसके पैर पर बंधी पट्टी को देखा। क्या हुआ? ये कौन है? ये एक राहगीर है, मुसीबत में था, चिल्लाया। हम बाहर थे इसलिए सुनाई दिया, बचा लिया। तुम अंदर दरवाजे खिड़कियां बंद करके थे ना, तुम्हें सुनाई दिया? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। देख भैया, हमारा खुले में सोना कोई पागलपन नहीं है। ठंड सहना हमारा शौक नहीं है।
ऐसे साथ रहने से कोई कष्ट आए तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मुसीबत आए तो मदद करते हैं। चार दीवारों के बीच सुख होता है, लेकिन इंसान को इंसान का साथ नहीं मिलता। बेटा, तुम्हारे पास घर हो सकता है, लेकिन इनके पास बड़ा दिल है। ठंड सहने की शक्ति उस भगवान ने इन्हें दी है। सोमलिंगम, तुम शहर में रहते हो, वहां बगल वाले घर में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं होता, लेकिन ये गांव है, यहाँ सब एक परिवार हैं। ये सर्दी का मौसम हमें करीब लाता है। तुम अलग रहना चाहो तो रहो, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ। मुझे माफ कर दो जीजा जी, माफ कर दे दीदी। मैंने अपने सुख के बारे में ही सोचा। तुम्हारी रस्म का असली मतलब मुझे समझ नहीं आया था। बाहर ठंड है, पर तुम सबके बीच गर्माहट वाला रिश्ता है। मैं अंदर था पर अकेला था। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। ठीक है भैया, अब तो समझ आया ना। जा सो जा, अंदर ही सो जा। तुझे आदत नहीं है ना? नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं सोऊंगा। आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी चबूतरे पर सोऊंगा। वो ठंड कैसी होती है, वो कष्ट कैसा होता, मुझे भी पता चलना चाहिए। अपनों के साथ मिलजुल कर रहने का वो आनंद मुझे चाहिए। सच में साले साहब, पर तुम्हारा नाजुक शरीर सह पाएगा? मन मजबूत हो तो शरीर सह लेता है जीजा जी। उस बूढ़े बाबा की जान बचाने वाली ये ठंड मेरा क्या बिगाड़ेगी? कंबल हो तो दो। नरसैया ने हंसते हुए एक पुराना कंबल लाकर सोमलिंगम को दिया। सोमलिंगम उसे ओढ़कर नरसैया के बगल में चबूतरे पर सिकुड़ कर लेट गया। शुरू में ठंड से कांपा, लेकिन आसपास के लोगों की बातों और बगल में जलती अलाव की गर्माहट ने उसे एक नई अनुभूति दी। सुबह हुई। सोमलिंगम उठकर देखा तो पूरा गांव एक त्योहार जैसा लग रहा था। सब एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे, रात की ठंड के बारे में हंसते हुए बातें कर रहे थे। क्यों रे भैया, नींद आई? जुकाम हुआ क्या? बहुत बढ़िया नींद आई दीदी। शुरू में मुश्किल लगा, पर बाद में सुकून मिला। खुले आसमान में तारे देखते हुए सोना कितना अच्छा है। शहर में ये नज़ारा नहीं मिलता। देखा साले साहब, यही है हमारे गांव का जादू। हाँ जीजा जी, मुझे लगा था मैं यहाँ आकर कुछ रौब दिखाऊंगा, पर यहाँ तो सीखने को मिला। ये रस्म हमेशा रहनी चाहिए। ये इंसानों को जोड़ती है। क्या जी सोमलिंगम जी, आज रात भी हमारे साथ ही रहेंगे क्या? जरूर वीरैया जी, ये महीना भर मैं यही रहूंगा। आप सबके साथ खुले में ही सोऊंगा। इस तरह शहर से आया सोमलिंगम भी मंचुकोंडा गांव की रस्म का आदर करने लगा। परंपराओं और रस्मों के पीछे केवल अंधविश्वास ही नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता भी छिपी होती है। सुखों को छोड़कर अपनों के साथ कष्ट बांटने में ही असली खुशी और सुरक्षा होती है। वो कृष्णा जिले का एक दूर दराज का लंका गांव था, जिसका नाम था बेल्लम कोंडा। भले ही गांव के नाम में बेल्लम था, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी ज्यादातर कड़वी ही थी। खासकर जब सर्दियां आती थीं, तो गांव वालों की मुश्किलें बढ़ जाती थीं। पुष्य मास की ठंड में नदी का पानी भी जमने जैसा ठंडा हो जाता था। गांव के किनारे नदी के पास एक टूटी फूटी फूस की झोपड़ी में सावित्री और सोमैया नाम का एक बूढ़ा दंपति रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे एक दूसरे का सहारा बनकर जो है उसी में गुजारा करते थे। उम्र बढ़ने के कारण सोमैया खेत के काम पर नहीं जा पाता था, इसलिए नदी में मछलियां और केकड़े पकड़कर बाजार में बेचकर अपना पेट भरता था। लेकिन उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। 10 दिनों से सूरज नहीं निकला था। घने कोहरे के कारण दिन और रात का फर्क पता नहीं चल रहा था। ठंड के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इस वजह से सोमैया का धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। ठंड के कारण केकड़े भी कीचड़ से बाहर नहीं आ रहे थे। घर में अनाज का दाना नहीं था। दोनों बूढ़े उस ठंड और भूख से थर थर कांप रहे थे। बुझे हुए चूल्हे की राख को देखते हुए, ए जी, ये ठंड तो हमारी जान ले लेगी। चूल्हा जलाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं है। पेट में भूख की आग जल रही है। फिर सोमैया कहा, क्या करें सावित्री, इस कोहरे में नदी में जाने की सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। लोग बाहर आएं तब तो मेरे केकड़े बिकेंगे। सुबह से मार भी नसीब नहीं हुआ। पेट में आते मरोड़ रही हैं। फिर सोमैया कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो,
मैं पास के जंगल में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। कम से कम गर्म पानी तो उबाल कर पी लेंगे। सोमैया लाठी के सहारे कांपते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही गांव में शहर की एक बड़ी बैलगाड़ी आई और सीधे सावित्री की झोपड़ी के सामने रुकी। उस गाड़ी से सावित्री की छोटी बहन मंगम्मा और उसका पति गिरीशम उतरे। गिरीशम शहर में ब्याज का धंधा करता था और खूब पैसे कमाता था। शरीर पर सोना और बातों में घमंड। यही है क्या दीदी तुम्हारा घर? बिल्कुल चूहे के बिल जैसा लग रहा है। वो बक्से ध्यान से उतारना, उसमें रेशमी कपड़े हैं, ये कीचड़ ना लगे अंदर रख दो। अरे मंगम्मा, जीजा जी, आइए आइए, बिना बताए अचानक आ गया। फिर मंगम्मा बोली, क्या बताऊं दीदी, शहर में रह रहकर बोर हो गए थे। सोचा इस सर्दी में तुम्हारे गांव की हवा खाएं, 2 दिन रहकर चले जाएंगे। फिर गिरीशम कहा, रहेंगे कहाँ? इस फूस की झोपड़ी में कम से कम बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। खैर, वो चटाई इधर बिछाओ। बाप रे, ठंड से पैर सुन्न हो रहे हैं। पहले चूल्हा जलाओ और थोड़ी गर्मी आने दो। चूल्हा जलाए मतलब? क्या लकड़ियां भी नहीं है? तुम्हारी जिंदगी अभी तक नहीं बदली क्या दीदी? फिर गिरीशम कहा, ठीक है, वो सब छोड़ो, पहले गर्मा गर्म कुछ खाने को लाओ, भूख लगी है। सफर में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सावित्री को समझ नहीं आया कि क्या करे। घर में एक दाना भी नहीं था। आए हुए मेहमानों को क्या खिलाए? वो जीजा जी, घर में। ठीक उसी समय सोमैया लकड़ियों का गट्ठर लेकर अंदर आया। मेहमानों को देखकर हैरान रह गया। जीजा जी, मंगम्मा कब आए? अभी आए हैं भाई। तुम जो लकड़ियां लाए हो उससे पहले चूल्हा जलाओ और हमारे खाने के लिए कुछ बनाओ। इस ठंड में गर्मा गर्म कुछ तीखा और मसालेदार खाने का मन कर रहा है। उनकी बातें सुनकर पति पत्नी सोमैया और सावित्री सोच में पड़ गए। जीजा जी, घर में कुछ नहीं है इस वक्त, माफ कर दीजिए, कल बाजार जाके। फिर गिरीशम कहा, कुछ नहीं है? मेहमान घर आए तो खिलाने के लिए खाना भी नहीं है? यही है तुम्हारी मेहमान नवाजी? इसीलिए दीदी हमें ना आने के लिए कहने को भी कोई खबर नहीं भिजवाई क्या? फिर सावित्री बोली, गलत मत समझो बहना, 10 दिनों से ठंड की वजह से काम नहीं है, धंधा नहीं चला, इसीलिए। फिर गिरीशम कहा, बस बस, अपनी गरीबी की कहानियां बंद करो। तुम्हारे घर में नहीं है तो पड़ोस से उधार मांग कर लाओ, लेकिन आए हुए मेहमान की खातिरदारी होनी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारे पति सोमैया केकड़े पकड़ने में माहिर हैं। मुझे इस ठंड में गर्मा गर्म तीखा केकड़े का रस्सा खाना है। फिर सोमैया कहा, केकड़े का रस्सा? हाँ, इस ठंड में वो रसेदार सब्जी खाएंगे तो शरीर में कितनी गर्मी आएगी। अभी जाओ और नदी से 10 बड़े केकड़े पकड़ लाओ। अपनी बीबी से कहकर खूब मसालेदार बनवाओ। जीजा जी, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरे में पैर बाहर नहीं रख सकते। और तो और इस ठंड में एक भी केकड़ा कीचड़ से बाहर नहीं आएगा। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। फिर गिरीशम कहा, ओहो, मतलब नहीं खिलाओगे? ये देखो, ये पैसे खर्च हो जाएंगे। ये कंजूसी रोक रही है क्या? मुझे पता है तुम लोगों की असलियत। हाँ दीदी, हम कुछ खा लेंगे, इसका तुम्हें डर है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? बातें नहीं, मेरी बात सुनो। तुम अभी जाकर केकड़े ला रहे हो या नहीं? अगर नहीं लाए तो हम यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे। तुम्हारे घर का पानी पिए बिना इसी रात अपनी गाड़ी लेकर वापस चले जाएंगे और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेंगे कि अपनी बहन के घर गए तो बैठने तक को नहीं कहा। मेहमानों को भूखा मारने वाले लोग हो तुम। सोमैया और सावित्री डर गए। मेहमान अगर ऐसे चले गए तो इज्जत चली जाएगी। जीजा जी, ऐसा मत कहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी जान जाए तो जाए, आपके लिए उस नदी में जाकर ढूंढता हूँ, लेकिन मिलेंगे या नहीं? फिर गिरीशम कहा, वो तुम्हारी समस्या है। मुझे बस 1 घंटे में सब्जी तैयार चाहिए। सोमैया अपना पुराना जाल और टोकरी लेकर उस अंधेरी शाम में घने कोहरे में नदी की तरफ चल पड़ा। सावित्री डर के मारे दरवाजे पर खड़ी देखती रही। ये इस कंजूस जीजा जी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उस कोहरे में क्या है, क्या पता? सोमैया ने 1 घंटा 2 घंटे नदी में कीचड़ में खोजा। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, लेकिन एक भी केकड़ा नहीं मिला। निराश होकर
कांपते हुए वह घर वापस आया। सावित्री, एक भी नहीं मिला। ठंड से सब कीचड़ के अंदर घुस गए हैं। फिर सावित्री बोली। पहले आप उस चूल्हे के पास बैठिए। फिर सावित्री बोली। जीजा जी, आपके लिए मेरे पति ने जान पर खेलकर नदी में ढूंढा, एक भी नहीं मिला। इस बार माफ कर दीजिए। फिर गिरीशम कहा। नहीं मिला या ढूंढना नहीं आता? ठीक है, मेरी बात की इस घर में कोई कीमत नहीं है। मंगम्मा, बक्से पैक करो, हम जा रहे हैं। फिर सावित्री बोली। नहीं जीजा जी, कृपया मत जाइए, मेरी इज्जत मत निकालिए। तो मुझे केकड़े की सब्जी चाहिए। सावित्री ने एक पल सोचा। उसकी नजरें चारों ओर घूमी। कोने में गाड़ी से उतारे गए बक्सों के पास गिरीशम द्वारा शहर से लाई गई एक अजीब चीज दिखी। वह रंग बिरंगे कागजों में लिपटा एक बड़ा केक था। वे रास्ते में खाने के लिए लाए थे, शायद भूल गए होंगे। सावित्री को तुरंत एक चालाक उपाय सूझा। ठीक है जीजा जी, आप रुकिए। मेरे पति को नहीं मिले होंगे, लेकिन मुझे पता है केकड़े कहाँ मिलते हैं। गिरीशम थोड़ा हैरान होके। तुझे पता है कहाँ? फिर सावित्री बोली। मैं एक बूढ़ी अम्मा को जानती हूँ, उसका नाम केकड़ों वाली गंगम्मा है। वह खास इसी ठंड में केकड़े बेचती है। बस उसका घर गांव के बाहर है। मैं अभी जाकर वे खास केकड़े लाकर बनाती हूँ। फिर गिरीशम कहा। खास वाले? ठीक है, जल्दी लाओ। फिर सावित्री बोली। ए जी, आप थक गए हैं, इस चूल्हे के पास बैठिए, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। आप जाकर पैरार में पड़े पुराने नारियल के खोल सारे इकट्ठे करके उन्हें साफ धोकर ले आइए। फिर सोमैया कहा। नारियल के खोल सब्जी में? फिर सावित्री बोली। हाँ, उस खास केकड़े की सब्जी को बनाने के लिए नारियल के खोल की आंच या महक चाहिए। मैंने जो कहा वो कीजिए। सोमैया पत्नी की चाल समझ गया। सावित्री रसोई में गई और मेहमानों द्वारा लाया गया वह केक छिपा दिया। जब वे बगल वाले कमरे में बैठे थे, सावित्री ने वंतलक्का वाला अवतार लिया। सावित्री ने सबसे पहले चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखा, लिंगैया का दिया हुआ पुराना मसाले का डिब्बा निकाला, उसमें बचे 4 लौंग, थोड़ी दालचीनी, लाल मिर्च डालकर जोर से पीसा। उस मसाले की महक से पूरा घर भर गया। वाह, खुशबू शुरू हो गई। हाँ जी, मेरी नाक तक आ रही है। सोमैया ने कुछ पुराने नारियल के खोल और कुछ कच्चे केले के टुकड़े लाकर दिए। सावित्री ने उस मसाले में इमली का रस्सा डालकर इन नारियल के खोलों और कच्चे केले के टुकड़ों को डालकर खूब उबाला। सावित्री, ये क्या सब्जी है? क्या वे खाएंगे? केकड़े की सब्जी मतलब क्या है? रस्सा, तीखापन, नमक, वो स्वाद आ जाए तो काफी है। ये नारियल के खोल बिल्कुल केकड़े के खोल जैसे ही सख्त होते हैं। वे लालच में उसे चबाएंगे, तब देखना तमाशा। आधे घंटे में सब्जी तैयार हो गई और रंग बिल्कुल केकड़े की सब्जी जैसा ही था। सावित्री ने 2 बड़े केले के पत्ते बिछाए, चावल परोसा और उस खास सब्जी को बर्तनों समेत उनके सामने रख दिया। ये लो तुम्हारे लिए सर्दियों वाली खास केकड़े की सब्जी। गिरीशम और मंगम्मा लालच में पत्तों के सामने बैठ गए। खुशबू से रुका नहीं जा रहा था। एक मुवाला मिलाकर मुंह में रखते हुए, आहा, रस्सा तो जबरदस्त है, तीखा, मसालेदार। ठंड में यही तो चाहिए। फिर उसने एक बड़ा टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। वो नारियल का सख्त खोल था। क्या है ये टुकड़ा इतना सख्त है? ये केकड़ा ही है ना? फिर सावित्री बोली। हाँ जीजा जी, वे खास केकड़े हैं। इस ठंड में बेचारे वे भी पत्थर जैसे जम गए हैं। आपको जोर से काटना पड़ेगा। गिरीशम ने पूरी ताकत लगाकर दांत भिजकर काटा। कड़क की आवाज आई। जोर से चिल्लाते हुए फिर गिरीशम कहा। अम्मा, मेरा दांत टूट गया। फिर मंगम्मा बोली। क्या हुआ जी, क्या हुआ? गुस्से में पत्तल फेंकते हुए। क्या हुआ? देखो। गिरीशम के दांतों से खून निकलने लगा और वो गुस्से में बोला। यही है तुम्हारी केकड़े की सब्जी? सब्जी में नारियल के खोल डालकर मेरे दांत तोड़ दिए। सचमुच हैरान होने का नाटक करते हुए, अरे जीजा जी, नारियल के खोल? जब मैं खाना बना रही थी तो शायद ठंडी हवा से चूल्हे में से उड़कर गिर गए होंगे। पीछे से, हाँ जीजा जी, इस ठंड में सब कुछ सख्त हो जाता है। गुस्से से कांपते हुए, बंद करो अपना नाटक। मेरी बेइज्जती करते हो। मेहमान को बुलाकर सब्जी में नारियल के खोल खिलाते हो।
तुम लोग इंसान हो? मेरे पति का दांत तोड़ दिया दीदी, तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अरे जानबूझकर नहीं किया भाभी, गलती से गिर गया होगा। फिर गिरीशम कहा, गलती? मेरा सोने का दांत चला गया। मंगम्मा, बक्से उठाओ, इस नर्क में एक पल भी नहीं रहना। फिर मंगम्मा बोली, हमारे बक्सों के पास हमारा केक भी है, वो भी लेते आना। तभी याद आने का नाटक करते हुए, अरे मंगम्मा, उस केक की बात तो मैं भूल ही गई। तुम लोगों ने गर्मा गर्म सब्जी मांगी थी, घर में कुछ नहीं था तो रस्सा गाढ़ा करने के लिए उस केक को ही मसल कर इस रस्से में मिला दिया। ये सुनते ही गिरीशम और मंगम्मा को वही उल्टी जैसा हो गया। छी छी, सत्यानाश कर दिया, मेरे केक को सब्जी में मिला दिया। क्या पता जीजा जी, वो भी किसी आटे जैसा लग रहा था तो मिला दिया। स्वाद तो अच्छा ही आया था ना। तेरा स्वाद गया भार में। वे दोनों बहुत गुस्से में रात में कड़ाके की ठंड में शहर के लिए निकल पड़े और जाते जाते गिरीशम, अगर मैं दोबारा कभी तुम्हारे घर आया तो तुम मुझे जूतों मारोगे, जैसे श्राप देते हुए गए। उनके जाने के बाद सोमैया और सावित्री जोर जोर से हंसने लगे। मजा आ गया सावित्री, उसका दांत तोड़ दिया, उसका घमंड तोड़ दिया और मेरी जान भी बचा ली। देखा, सर्दियों में बेमौसम केकड़े की सब्जी मांगेंगे तो ऐसा ही होगा। हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ेगा। सच है सावित्री, आज मुझे समझ आ गया, मुसीबत के समय पत्नी की बात सुने तो कितनी भी बड़ी समस्या से पार पा सकते हैं। तुम मेरे साथ हो तो कोई सर्दी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस ठंडी रात में वह गरीब दंपति अपनी होशियारी पर खुश होते हुए चूल्हे के पास बैठकर गर्माहट का आनंद लेने लगे।